Good morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn Indian Polity. Chapter name is The State Government, NCERT Class 7. ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट में एक वीडियो डाली है स्टेट गवर्नमेंट से, उसे आप ज़रूर देखें। ये पार्ट 2 है। इससे भी आप समझें, जानें, हर बिंदुओं से मैं आपको अवगत कराऊंगा। आई विल एक्सप्लेन यू बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ओके, सबसे पहले हम लोग जानेंगे फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब आप जानिए कि क्या क्या फंक्शन होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के। राज्य विधान जो सभा होती है, विधानमंडल होते हैं, उसे क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है, मेकिंग लॉ, कानून बनाना। The state legislature makes law related to the state list given in our constitution। राज्य विधानमंडल जो है वह कानून बनाता है। किससे जुड़ा हुआ कानून बनाता है? तो राज्य से जुड़ा हुआ। राज्य के जो लिस्ट में जुड़े हुए कानून हैं, संविधान में जो दिए गए, उससे वह कानून बनाता है। द लिस्ट इंक्लूड सच ए सब्जेक्ट। लिस्ट में जो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, लाइक द पुलिस। अब स्टेट लिस्ट में क्या क्या आते हैं? पुलिस आता है, एग्रीकल्चर कृषि आता है, फिशरीज आता है, लैंड रिफॉर्म, लैंड रेवेन्यू, इरिग्रेशन। इसे भी आप गौर करें, लैंड रेवेन्यू, इरिग्रेशन आता है और वाटर आता है। ये सब जो पॉइंट मैंने बताया, जैसे कि पुलिस, एग्रीकल्चर, फिशरीज मैंने मत्स्य जो होते हैं, लैंड रिफॉर्म, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, सिंचाई, नहर, पानी। तो ये जितनी भी जो तथ्य हैं, जितने भी बिंदुए हैं, वो आपके किस में आते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट में आते हैं। ओके, इट ऑल्सो मेक द लॉ रिलेटिंग टू द कंकरेंट लिस्ट। देखिए, कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, इसे भी आप जानें। तो आपने पढ़ी होगी पुस्तकों में समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो होता है, उसमें कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। तो इसमें आप ये भी ध्यान दें कि कॉन्करेंट लिस्ट भी मेंशन किए गए हमारे संविधान में। हाउएवर, स्टेट लेजिस्लेचर्स पावर पर्टेनिंग टू द कॉन्करेंट लिस्ट इज लिमिटेड। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार के जो पावर हैं, वह समवर्ती सूची में उस पावर को थोड़ा सा लिमिटेड किया गया है, थोड़ा कम किया गया, संकुचित किया गया। द कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड 47 सब्जेक्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में आपको कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, इसे भी आप गौर करें। ओके, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें आता है मैरिज, ओके, डाइवोर्स, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, इलेक्ट्रिसिटी एंड फैक्ट्रीज। ओके, आप ये समझ गए कि कॉन्करेंट जो समवर्ती सूची लिस्ट होते हैं, उसमें 47 सब्जेक्ट्स आते हैं जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है मैरिज, डाइवोर्स, एजुकेशन। इन बिंदुओं पर आप ध्यान दें। मैरिज, डाइवोर्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी और फैक्ट्रीज। इस पर राज्य सरकार तो कानून बनाती ही है, इसके साथ साथ केंद्र भी कानून बनाती है। शिक्षा पर तो दोनों ही कानून बनाती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। हम लोग जानेंगे बिल क्या है। बिल किसे कहते हैं? आप सुने होंगे कि सरकार ने इस बिल को पास कर दिया। तो बिल क्या होता है? ए प्रपोजल टू पास ए न्यू लॉ। एक ऐसा प्रपोजल जिसे पास करती है, नया कानून बनाती है सरकार, चेंज करती है एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड बिल। जो अभी वर्तमान में है उसमें थोड़ा परिवर्तन करके नया कानून लाती है, उसे हम बिल कहते हैं। ओके, ए बिल ऑन द सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। अगर मान लीजिए राज्य सरकार के जो लिस्ट में आता है, उस पर सरकार बिल लाती है। कॉन्करेंट लिस्ट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। अब जो कॉन्करेंट लिस्ट है, उसे हम कहाँ पेश करते हैं? तो हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर में। ओके, बट ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लेजिस्लेचर असेंबली। इसे आप समझ रहे हैं, मनी बिल को कहाँ पेश किया जाता है? ओके, तो आप ये जान गए कि मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। हम लोग जानेंगे बिल इज डिस्कस्ड
and debated in 3 stages. बिल जब आती है, सरकार लेकर आती है बिल को, तो उसमें पक्ष जो सरकार होते हैं वो चर्चा करते, डिबेट होता है। उसके 3 स्टेज बताए गए। इट इज़ पुट अप वोटिंग इन बोथ द हाउसेस। इसमें दोनों हाउसेस में क्या होता है, वोटिंग होता है। 2 हाउसेस तो आप समझ रहे हैं, मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताई है कि एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ राज्यों में। मैंने इसका एक लिस्ट भी आपको बताया। आप पार्ट 1 को जरूर देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। इफ़ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउसेस, और जो मेजोरिटी होते हैं मेंबर अगर प्रेजेंट होते हैं हाउसेस में, वोट फॉर द बिल, वो बिल के लिए वोट देते हैं। इट इज़ सेंड टू द अदर हाउसेस। उसके बाद इसको अगर मान लीजिए विधान परिषद है तो वहाँ भेजा जाता है। जैसे हम लोग कोई लोकसभा में बिल भेजते हैं, लोकसभा में पास होने के बाद वो कहाँ जाता है, राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में पास होने के बाद कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर कर दिए तो क्या हो जाता है, वो बिल बन जाता है। ओके, आप समझ रहे हैं। देयर ऑल्सो इट गोज थ्रू ए सिमिलर प्रोसीड्यूर। इसी प्रक्रिया से राज्य सरकार में भी होती है। व्हेन द बिल इज़ पास्ड बाय द बोथ द हाउसेस, जब बिल को पास कर दिया जाता है दोनों हाउसेस में ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, इट इज़ सेंड टू द गवर्नर। मैंने आपको बताया, अभी बताया मैंने आपको कि वह लोकसभा राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के पास, उस तरह राज्य सरकार कहाँ भेजती है, महामहिम राज्यपाल के पास भेजती है। ऑब्जेसेंट, उनकी सहमति ली जाती है बिल के बारे में। ओके, इसे भी आप ध्यान दें। इट बिकम्स ए लॉ, उसके बाद यह कानून बन जाता है और गवर्नमेंट उस पर काम करती है। द गवर्नमेंट में रिटर्न टू द बिल टू द लेजिस्लेचर विथ सजेशन। सरकार लौटा भी सकती है बिल को लेजिस्लेचर में कुछ सजेशन के लिए। द लेजिस्लेचर में और मे नॉट एक्सेप्ट द सजेशन एंड सेंड इट बैक टू द गवर्नर फॉर असेंट। अब विधानसभा और विधान परिषद जो है वह या तो एक्सेप्ट करे ना करे, फिर वह चला जाता है बिल महामहिम राष्ट्रपति के पास। दिस टाइम द गवर्नर शैल नॉट विथ होल्ड हिज असेंट टू इट। मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं इसके बारे में। देखिए, मान लीजिए मैं आपको राज्य न समझाकर केंद्र के बारे में समझाता हूँ। अगर मान लीजिए कि बिल लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में गया, फिर महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गया। अगर राष्ट्रपति जी उनको लगा कि नहीं इसमें कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, तो बिल को लौटा दिए। फिर वो लोकसभा में पास हुआ, फिर वह राज्यसभा में पास हुआ, और फिर जो है वह बिल राष्ट्रपति। तो हमारे संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि उसके बाद राष्ट्रपति जो है उस बिल पर सिग्नेचर कर देते हैं और वह बिल पास हो जाता है। क्वेश्चनिंग द स्टेट एग्जीक्यूटिव, ऐसा ही राज्य में भी होता है। हम लोग जानेंगे क्वेश्चनिंग द स्टेट एग्जीक्यूटिव। ओके, द स्टेट लेजिस्लेचर एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द स्टेट एग्जीक्यूटिव। राज्य विधान जो मंडल है वो एक्सरसाइज करता है कंट्रोल ओवर द स्टेट एग्जीक्यूटिव। इट कैन क्वेश्चन द पॉलिसीज एंड वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव ड्यूरिंग द सम ऑफ द फिक्स्ड आवर। द असेंबली ऑफ द काउंसिल मेंबर कैन क्वेश्चन द मिनिस्टर। देखिए, भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है, इसे तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर पक्ष और विपक्ष होते हैं। जो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं उसे पक्ष होते हैं। पक्ष अगर किसी बिल को, सरकार अगर किसी बिल को लाती है तो विपक्ष को मौका देती है कि आप उस बिल के बारे में समझें। अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं बिल के बारे में। ओके, क्वेश्चन द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड ड्रॉ देयर अटेंशन द इम्पॉर्टेंट इशू। अगर विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है तो सरकार अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है। ओके, अब हम लोग आगे समझेंगे। इफ द मिनिस्टर्स डू नॉट सेटिस्फाई द लेजिस्लेचर विद द आंसर, अगर मंत्रीगण संतुष्ट नहीं कर पाते हैं लेजिस्लेचर को अपने प्रश्नों से, द विधानसभा में पास वोट नो कॉन्फिडेंट अगेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल रिजाइन। देखिए, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भंग हो गया तो पूरा मिनिस्ट्री भंग हो जाएगा और आप जो मंत्रिमंडल है उसे रिजाइन देना पड़ेगा। ये कब होता है? जब नो कॉन्फिडेंस लाया जाता है।
अगर नो कॉन्फिडेंस में सरकार के पास वोट नहीं रहती, इसमें वोटिंग करवाया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है, वोटिंग कराया जाता है। अगर पक्ष में मान लीजिए ज़्यादा वोट हुआ और विपक्ष में कम वोट हुआ तो सरकार जीत गई। सरकार जीत गई तो उसका बिल पास हो जाएगा। अगर सरकार हार गई तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी विधानमंडल जो है वह भंग हो जाएगा। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मूव ऑन द adjournment motion to the discuss an urgent issue. The state legislature participate in the election in president of India. आपको पता है ना कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, विधानमंडल होता है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। ओके, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उसमें भी भाग लेते हैं। In this way, we find that the legislature assembly is more powerful than the legislature council of state. यानी लेजिस्लेचर असेंबली बहुत ही शक्तिशाली होता है लेजिस्लेचर काउंसिल के तुलना में। ओके, अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे द स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। इसे भी आप गौर करें, ठीक है। द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ गवर्नर। देखिए, राज्य का जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका, तो उस कैसे बनता है, तो वह गवर्नर से, चीफ मिनिस्टर से और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बनता है। यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं स्टूडेंट्स, इसे आप गौर करें। फिर से मैं एक बार बता दूं कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कैसे बनता है, तो वो बनता है गवर्नर से, चीफ मिनिस्टर से और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। ओके, हम लोग समझेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। द स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर ऑफिशियल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो रियल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। ओके, इसे भी आप ध्यान दें, इस दोनों जो चार्ट में आपको बताया गया है। अब हम लोग जानेंगे राज्यपाल के बारे में, यानी गवर्नर के बारे में। इसे भी आप गौर करें। ओके, देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हर राज्य में राज्यपाल होते हैं। However, the same person can be appointed as the governor of two or more states. एक राज्यपाल दो राज्यों के भी राज्यपाल हो सकते हैं, ऐसा प्रावधान दिया गया है। ओके, द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल और नेशनल हेड होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के। जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वो संविधान के राष्ट्रीय नॉमिनल हेड होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट आर एक्सरसाइज इन द नेम ऑफ द गवर्नर। जैसे राष्ट्रपति की पावर केंद्र में दिए गए हैं, उन्हीं के नाम पर सभी एक्सरसाइज किए जाते हैं देश का। उसी तरह राज्य में राज्यपाल के नाम पर। द रियल फंक्शनरी ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब आप यह प्रश्न करेंगे कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करते हैं, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। चलिए हम बता दूं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ही और सी होल्ड ऑफिस जनरली फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। अब ये भी आप प्रश्न करेंगे कि उनकी अवधि कितनी होती है, तो उनकी अवधि 5 साल की होती है। बट ही और सी कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अर्लियर ऑल्सो। लेकिन राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि उनके पद से वो हटा भी सकते हैं। हम लोग महामहिम राज्यपाल के जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करेंगे। टू बी द गवर्नर ऑफ द स्टेट ए पर्सन शुड बी हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, चलिए आप एक एक बिंदुओं को जानिए। पहला, ही और सी मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35, यानी राज्यपाल का उम्र 35 साल होना चाहिए। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ही और सी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हो। ही और सी मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई लाभ के पद पर ना हो। ओके, ही और सी मस्ट नॉट बी मेंबर ऑफ द आइदर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एन स्टेट, वो किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर ना हो, ना ही लोकसभा राज्यसभा और ना ही लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट विधानसभा के मेंबर हो। ठीक है, आप उनके क्वालिफिकेशन को समझ गए। ओके, अब हम लोग उनके पावर और फंक्शन को जानेंगे, महामहिम राज्यपाल के यानी गवर्नर के। ओके,
The following exercise are the following powers are exercised in the name of the governors. He or she appoint the leader of the majority party in the state legislative assembly as the chief minister. राज्यपाल किसी एक व्यक्ति को नामित करते हैं जो सत्ता पक्ष में होते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं, उसमें से एक व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर चुना जाता है. ओके. He or she appoint the other minister of the state council of advice of the chief minister. राज्यपाल शपथ दिलवाते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों की. ओके. He or she makes all appointment to the high officers including chairman and member of the state public service commission and the advocate general. राज्य में भी एडवोकेट जनरल होते हैं, इसे भी आप गौर करें. ठीक है. उसके बाद यहाँ भी आप ध्यान दें, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं. द गवर्नर रिकमेंड द स्टेट एनुअल बजट, वो रिकमेंड करते हैं स्टेट एनुअल बजट को, इसे भी आप गौर करें. बिफोर इट इज़ प्रेजेंट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज ए discretionary power when no single party gets a clear majority. अगर ऐसा भी हो जाए, डिस्क्रिशनरी पावर भी दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई सिंगल पार्टी मेजोरिटी में नहीं आता है इन द असेंबली, टू द गवर्नर कैन यूज द डिस्क्रिशन इन द अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर. तब यह जो है, यह मुद्दा जो है, यह तथ्य जो है, वो राष्ट्रपति के विवेक पर डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नामित करेंगे. द गवर्नर हैज़ द पावर इन सुमन द डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर. वह बुलाते हैं या डिसॉल्व करने का, विधानसभा को रिकमेंडेशन करने का चीफ मिनिस्टर को, यह अधिकार किसे है? गवर्नर को दिया गया. ओके. अब राज्यपाल तो आप समझ ही गए. ओके. राज्यपाल के फंक्शन, राज्यपाल के क्वालिफिकेशन, हम लोग जानेंगे चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द इलेक्शन फॉर एमएलए. पहले वाले पार्ट में मैंने एमएलए के बारे में बताया आपको. ए पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैव वॉन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन ए स्टेट कैन बी सेड टू बी द मेजोरिटी. अगर जितना मतलब संख्या है विधानसभा का, उसका अगर उसका जो एक मानक होता है, उतना सीट अगर मानक सीट ला देता है कोई पार्टी, तो वह नामित होगा सरकार चलाने के लिए. ओके. नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन स्टेट कैन बी सेट टू बी द मेजोरिटी. सो आफ्टर द इलेक्शन द एमएलए बिलोंगिंग टू द मेजोरिटी पार्टी elect their leader who become the chief minister on the governor's invitation. If no party wins a clear majority, coalition government is found. कभी कभी ऐसा भी होता है कि गठबंधन की सरकार बनती है अगर फुल मेजोरिटी नहीं आता है तो. इन सच ए केस द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट कंडीशन, अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इनवाइटेड बाय द गवर्नर टू फॉर्म द स्टेट गवर्नमेंट. यहाँ पर क्या होता है, गठबंधन की सरकार में 2-3-4 पार्टियाँ मिलकर सरकार बनाती. हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पार्टी भी हों, मैंने ऐसा अनुमान के लिए कहा, बहुत ज़्यादा भी पार्टियाँ हो सकती हैं, मिलकर सरकार बनाती हैं. द गवर्नर अपॉइंट द लीडर. अब यहाँ राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जो है वो अपॉइंट करते हैं लीडर को, चीफ मिनिस्टर को, और गवर्नर अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर की सलाह पर जो महामहिम राज्यपाल होते हैं, वह जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनको शपथ दिलवाते हैं. द पॉलिटिकल पार्टी दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी. अब पक्ष और विपक्ष तो आप जानते ही हैं. अब यहाँ जानिए रूलिंग पार्टी किसे कहते हैं. जो पार्टी सत्ता में होती है और जो पार्टी सरकार चलाती है, उस पार्टी को रूलिंग पार्टी कहते हैं. ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द legislative assembly who do not become part of the ruling party is called opposition party. जो पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिलता है और वह विपक्ष में बैठती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ऑपोजिशन पार्टी भी कहते हैं. ओके. आप समझ रहे हैं मुख्य बातों को. ओके. टर्म. द नॉर्मल टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर 5 साल के लिए होता है. इसे तो आप जानते ही हैं. ओके.
अब हम लोग जानेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के क्या क्या पावर दिए गए हैं और क्या क्या कार्य दिए गए हैं, उसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं। द चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ स्टेट। राज्य का मुखिया जो हेड होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। ही और सी सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, वह चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में ही चलते हैं। ही और सी डिस्ट्रीब्यूट द पोर्टफोलियो टू द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट काउंसिल मिनिस्टर। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि पोर्टफोलियो को कैसे बांटा जाता है। अब देखिए कौन से कैबिनेट में एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, कौन हेल्थ मिनिस्टर होंगे, कौन आपके कम्युनिकेशन मिनिस्टर होंगे, इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण मुख्यमंत्री ही करते हैं, राज्य के मुखिया। ही और सी प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट का मीटिंग बुलाने का जो अधिकार है वो चीफ मिनिस्टर को ही होता है। कम्युनिकेट करते हैं ऑल डिसीजन को मेट टू द गवर्नर। और जितनी बातें होती हैं कैबिनेट में वो राज्यपाल को कम्युनिकेट करते हैं। ही और सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर सरकार सफल हो रही है तो इसका जो क्रेडिट जाएगा वो मुख्यमंत्री को ही जाएगा, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को। अगर सरकार फेल हो रही है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल मुख्यमंत्री होते हैं। रेजिग्नेशन बाय द चीफ मिनिस्टर इज ट्रीटेड एज द रेजिग्नेशन ऑफ द एंटायर काउंसिल। अगर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री रिजाइन दे दे तो समझिए कि पूरा कैबिनेट भंग हो जाता है। ओके, यहाँ लिखा रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज ट्रीटेड एज द रेजिग्नेशन ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब हम लोग जानेंगे काउंसिल मिनिस्टर के बारे में, इसे भी आप गौर करें। देयर आर द 3 कैटेगरीज ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स एंड डिप्टी मिनिस्टर। आप इसे भी गौर करें, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर। The Council of the Minister is collectively responsible for the state legislative assembly. If a vote of no confidence is passed by the assembly against any minister, the entire minister has to resign. अगर कॉन्फिडेंट मोशन हार जाते हैं, मतलब नो कॉन्फिडेंट मोशन अगर नहीं ला पाते हैं, उसमें अगर दल को जो सत्ता पक्ष है उसे बहुमत नहीं मिलता है तो पूरी सरकार को रिज़ाइन देना पड़ता है, पूरा कैबिनेट को रिज़ाइन देना पड़ता है। ओके, पावर एंड फंक्शन ऑफ द, इसे भी आप गौर करें, पावर एंड फंक्शन ऑफ द मिनिस्टर्स। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। जो काउंसिल मिनिस्टर होते हैं वह वास्तविक एग्जीक्यूटिव होते हैं स्टेट के। यहाँ से भी क्वेश्चन राइज होते हैं, कौन एग्जीक्यूटिव होता है स्टेट का? रियल एग्जीक्यूटिव। ओके, तो वह चीफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल मिनिस्टर होते हैं। Each department in the government is headed by the cabinet minister or minister of the state. It is his or her responsibility to run the administration and department smoothly. सरकार का एक कर्तव्य होता है कि वह एडमिनिस्ट्रेशन को और हर डिपार्टमेंट को बहुत ही स्मूथली चलावे। It formulates the decide the policies of the state and implements them effectively. सरकार नीतियाँ लाती हैं, उन नीतियों को लागू करती हैं। वह सरकार जो है राज्य लोक कल्याणकारी सिस्टम से वो काम करती है। ओके, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू मेंटेन लॉ। सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वो मेंटेन करे लॉ को, ऑर्डर को, एंड इंश्योर करे सिक्योरिटी को, आम जनता को सिक्योरिटी मिले, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का पीपल ऑफ द स्टेट्स। आप समझ रहे बातों को? ऑल मेजर अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट्स आर मेड बाय द गवर्नर और एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं स्टेट के गवर्नर के एडवाइस पर, वो काउंसिल मिनिस्टर के, वह मिनिस्टर्स काउंसिल मिनिस्टर के द्वारा ही होते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? चीफ मिनिस्टर। मेजॉरिटी ऑफ द बिल्स आर इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेचर बाय द काउंसिल मिनिस्टर। जितने भी बिल पास होते हैं चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल होते हैं उनके माध्यम से होते हैं। इट प्रिपेयर्स the budget and decide the financial policy and tax structure of the state. बहुत गंभीर विषय है। जितने भी बजट होते हैं और जितने भी फाइनेंशियल पॉलिसीज होते हैं और जितने भी टैक्स स्ट्रक्चर होते हैं राज्य सरकार के, वह
कैबिनेट मिनिस्टर के माध्यम से ही किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।